हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियन। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। रेक्ल्यूज, रूपक, साधना, आशीष, संगम, मनीषा, सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलो आज हम लोग नाउन्स पे बढ़ते हैं। एक्सीडेंट, इंसिडेंट, फोटोग्राफ, रूम। हाँ, लास्ट क्लास होम और हाउस किया था। ठीक है, हम लोगों ने होम और हाउस किया था। अब चलो साइन और सिग्नेचर के बीच में क्या डिफरेंस। पहले तो एक स्लाइड ले लो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइन एंड सिग्नेचर। ये जो साइन है, SIGN वाला साइन, ठीक है, ये जो साइन है ये नाउन भी होता है और ये वर्ब भी होता है। ठीक है, नाउन या वर्ब दोनों होता है। ओके, नाउन और वर्ब दोनों होता है, बट ये जो सिग्नेचर होता है, ठीक है, ये सिग्नेचर सिर्फ और सिर्फ नाउन होता है। ठीक है, नाउन होता है। सिग्नेचर का मतलब होता है सिग्नेचर अपना डालना, हस्ताक्षर, हस्ताक्षर। और ये जो साइन है ना, एज अ वर्ब, इसका मतलब होता है हस्ताक्षर करना, कहीं पे साइन करना, साइन करने में क्रिया हो रही है, सो दिस इज अ वर्ब। और सिग्नेचर इज अ नाउन। ओके, एंड साइन भी नाउन होता है, बट एज अ नाउन साइन का मतलब होता है मार्क, एरो का साइन लगा हुआ है। ठीक है, मार्क, मार्क का मतलब है चिन्ह, एज ए चिन्ह। तो एज अ नाउन साइन का मतलब हस्ताक्षर नहीं होता है, साइन का मतलब होता है साइन। जैसे बोलते हैं ना, एरो का साइन लगा है, ये टर्न का साइन लगा है, ओके, नो स्मोकिंग का लगा हुआ है। ठीक है, तो ये एज अ साइन उसको बोलते हैं। ये साइन का मतलब, साइन एज अ नाउन, इसका मतलब होता है चिन्ह, और एज अ वर्ब हस्ताक्षर करना। और ये सिग्नेचर तो नाउन है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना साइन ईयर, साइन ईयर, यहाँ पे साइन करो, और यहाँ पे साइन क्या है, वर्ब है, और हियर क्या है, एडवर्ब। प्लेस बताने वाला वर्ड या तो एडवर्ब होता है या तो प्रेपोजिशन होता है, बट बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो प्रेपोजिशन नहीं है। तो साइन ईयर, साइन ईयर मतलब यहाँ हस्ताक्षर करो, तो ये वर्ब हो गया। ओके, ये तो वर्ब हो गया। और ऐसा क्वेश्चन आता है, पुट पुट योर साइन या सिग्नेचर, पुट योर साइन और सिग्नेचर ऑन द डॉक्यूमेंट्स, कागजात पे अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। तो आप बोलोगे कि मैम ये पुट तो वर्ब है, ठीक है, पुट वर्ब है, और योर पोजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है, योर के बाद हमेशा नाउन आता है ना, योर बुक, योर टीचर, योर क्लास, योर कंट्री। ठीक है, योर टीचर, तो योर पोजेसिव एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के बाद तो नाउन आता है। साइन भी नाउन है, वैसे साइन वर्ब भी होता है, बट पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद तो नाउन आएगा। ये भी नाउन है और ये भी नाउन है। अब बताओ किसको यूज करना है, क्योंकि कई बार हम बोल देते हैं पुट योर साइन, यहाँ पे अपना साइन कर दो, लेकिन वो गलत है, वहां पे अपना साइन मत करो। पुट योर साइन नहीं होगा, पुट योर सिग्नेचर होगा, क्योंकि साइन भी नाउन होता है और सिग्नेचर भी नाउन है। बट साइन एज अ नाउन, एज अ नाउन साइन का मतलब होता है चिन्ह डालो, कोई मार्क डाल दो, कोई चिन्ह डाल दो, बट कागजात पे कोई चिन्ह थोड़ी डालना है, कागजात पर हस्ताक्षर करना, तो सिग्नेचर करना, साइन मत करना। ठीक है, अगर सिंपली साइन रहता ना एज अ वर्ब, साइन हियर, तो फिर डाल सकते हो। पुट योर साइन नहीं होगा, पुट योर सिग्नेचर, क्योंकि साइन का मतलब होता है चिन्ह डाल देना।
ठीक है। हाँ, योर एडजेक्टिव होता है, योर सब्जेक्ट नहीं होगा। योर कभी भी वाक्य का सब्जेक्ट थोड़ी हो सकता है। योर से सेंटेंस एंड थोड़ी होगा। योर बुक, माई बुक, ये तो मैंने कंजंक्शन चैप्टर में पढ़ाया है। ये सब पोजेसिव एडजेक्टिव है, पोजेसिव एडजेक्टिव है, और पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन आता है। योर बुक, माई बुक, हर बुक, हिज बुक, आवर बुक। ठीक है, तो ये डिफरेंस था एक साइन और सिग्नेचर में। ये एग्जाम में आया हुआ है, ऐसे ही कुछ सेंटेंस था। पुट योर साइन लगा के दे दिया था एग्जाम में। पुट योर साइन नहीं होना चाहिए। कागजात पे चिन्ह नहीं डालोगे, कागजात पे सिग्नेचर करो तो साइन नहीं होगा, सिग्नेचर डाल। ओके, ये भी हो गया। अब एक और आओ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला एरर बहुत दिनों से पूछा नहीं है, बट पूछ सकते हैं। एक और एरर डालना है। अरे कहीं स्लाइड आ जाए, हाँ, ले लेती हूँ। रूम, ये जो रूम है इसका दो मतलब होता है। ठीक है, दिस रूम हैज टू मीनिंग्स। एक रूम तो आपके रूम है कमरा, ठीक है, रूम आपके घर का रूम होता है, बेडरूम, ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, ये तो कमरा हो गया। और एक रूम, ये तो सबको पता है, घर में जो हाउस में जो रूम्स होते हैं वो वाला है। और एक रूम का मतलब होता है वेकेंट सीट। स्पेस नहीं लिखा है, सीट, सीट। ये आपने नहीं सुना होगा, क्योंकि आपने तो पढ़ा होगा मैम रूम का मतलब तो हमने कमरा सोचा। हमारे घर में 5 रूम है, 3 रूम है, 1 रूम है। कमरा, जो घर में कमरा होता है उसको भी रूम बोलते हैं। और एक क्रिकेट में भी यूज होता है। बैट्समैन ने उसको रूम नहीं दिया, मतलब वहां तो बैट्समैन ने उसको रूम नहीं दिया, मतलब स्पेस नहीं दिया बॉलर को। और एक रूम का मतलब होता है वेकेंट सीट। वेकेंट का मतलब है खाली जगह नहीं, खाली सीट। सीट और जगह में डिफरेंस है। ट्रेन में सीट होता है, बस में सीट होता है, मूवी हॉल में भी सीट होता है। ओके, पोजेशन बता रहा है, यस, ऐसा था। देर इज नो प्लेस इन द ऑडिटोरियम। ऐसा करके सेंटेंस आया था, ठीक है। ऐसा कुछ था। आप इस सेंटेंस को ऐसा टाइप से टाइप करोगे ना, देयर इज नो प्लेस इन द ऑडिटोरियम। ऑडिटोरियम किसको बोलते हैं? जहाँ शो वगैरह होता है, हॉल वगैरह होता है। ऑडिटोरियम एक बड़ा सा हॉल होता है, उस हॉल में सीट्स बने हुए होते हैं, और लोगों की बुकिंग जो होती है ना वो सीट के अनुसार होती है। जैसे आप मूवी हॉल में जाते हो तो मूवी हॉल में आपकी बुकिंग सीट के अकॉर्डिंग होती है ना। मूवी हॉल में ऐसा तो नहीं है कोई जगह है जो खड़ा होकर मूवी देख रहे हो। या ट्रेन में भी आपके सीट की बुकिंग होती है। ट्रेन में आपका बर्थ होता है, बर्थ की बुकिंग होती है। बस में भी सीट की बुकिंग होती है। तो कुछ कुछ ऐसे जगह होते हैं ना जहाँ पे जब हम बुकिंग करते हैं तो सीट की होती है, बर्थ की होती है। मूवी हॉल में भी सीट की होती है। अब जैसे आप कोई मेला घूमने जा रहे हैं, मेला में सीट नहीं होता है ना, मेला में तो खाली जगह है। ठीक है, तो ऐसा लगा के दे दिया था, देयर इज नो प्लेस इन द ऑडिटोरियम। ऑडिटोरियम एक हॉल है, ओके, बड़ा सा हॉल होता है, उसमें बहुत सारे सीट्स होते हैं। तो जब भी आप ऑडिटोरियम में कोई शो वगैरह देखने जा रहे हो, कोई परफॉर्मेंस देखने जा रहे हो, तो आपकी बुकिंग सीट के अनुसार होती है। तो ऑडिटोरियम में नो प्लेस नहीं आना चाहिए। ऑडिटोरियम में मेरे लिए कोई खाली सीट नहीं था, तो यहाँ पे प्लेस की जगह रूम होना चाहिए था। रूम, आप बोलोगे मैम रूम का मतलब तो कमरा होता है, बट एक रूम का मतलब वेकेंट सीट भी होता है। वेकेंट सीट, वेकेंट सीट के सेंस में भी जाएगा। कुछ अटपटा सा लगेगा कि मैम रूम तो कुछ सुन के अजीब सा लग रहा है, बट करेक्ट है, रूम इज करेक्ट। यहाँ रूम का मतलब है खाली सीट।
ठीक है, तो यही वाला था। हाँ, द और द ऑडिटोरियम वॉज पैक्ड एंड देयर वॉज नो सीट, नीचे वाला आया नहीं, एक मिनट, ऐसा एक सेंटेंस देती हूँ, आप ये वाला सेंटेंस लिखो यहाँ पे, देयर इज नो प्लेस फॉर यू इन द कंपार्टमेंट। जैसे रेलवे कंपार्टमेंट के लिए आपके लिए जगह नहीं है, तो आप बोलोगे कि मैम यहाँ प्लेस में क्या दिक्कत है, क्योंकि हम तो बोलचाल में बोल देते हैं ना कि रेलवे कंपार्टमेंट में आपके लिए कोई जगह नहीं है। तो रेलवे कंपार्टमेंट जो होता है ना, उसके आपके लिए कोई जगह नहीं है, मतलब आपके लिए कोई सीट नहीं है, क्योंकि रेलवे कंपार्टमेंट में खड़ा होके कोई जगह पे खड़ा होने का बुकिंग नहीं होता, सीट की बुकिंग होती है। तो वहां पे एक प्लेस लगा दिया है, लेकिन आपको प्लेस हटा के रूम करना, रूम, ठीक है, रूम करना है। देयर इज नो रूम फॉर यू इन द कंपार्टमेंट, ठीक है, रूम के लिए। जैसे ऑडिटोरियम, द ऑडिटोरियम वॉज पैक्ड, ऑडिटोरियम पूरी तरह से पैक्ड था और वहां पे कोई रूम नहीं था। रूम का मतलब यहाँ कमरा मत सोचना, वेकेंट सीट, वेकेंट सीट के सेंस में। अब देखो, ये वाला तो लिख लिया, कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट में मूवी हॉल में, सिनेमा में, थिएटर में, कहीं भी आप शो देखने जाते हो तो वहाँ जगह का बुकिंग नहीं होता है, सीट्स की बुकिंग होती है, खाली सीट्स। तो वहाँ पे रूम लिखना, रूम का मतलब यहाँ खाली सीट। चलो ये भी हो गया। वही वाला था, द ऑडिटोरियम वॉज पैक्ड, लास्ट में वही लिखा है। अब देखो कुछ नोट कर लो, शी इज माई कजन, ही इज माई कजन ब्रदर। आपने पढ़ा है कि मैम कजन के साथ ब्रदर सिस्टर नहीं लगता है, ठीक है, कजन के साथ सिंपली कजन लगता है, कजन के साथ ना ब्रदर लगेगा, कजन के साथ ना सिस्टर लगेगा, ठीक है, बता रही हूँ, ही इज माई, शी इज माई कजन या ही इज माई कजन। ये देखो, ही से पता चल जा रहा है, ही से पता चल जा रहा है ना कि वो भाई है, तो उसमें ब्रदर मत लगाना, ठीक है। शी से पता चल जा रहा है, शी मेरी कजन है, शी मेरी कजन है मतलब कोई लड़की होगी, तो सिस्टर लगाने की जरूरत नहीं। कजन के साथ ब्रदर और सिस्टर नहीं लगता है, लेकिन ऐसा केस आ गया जहां भाई बहन के बारे में नहीं पता चल रहा है, तो वहां लगा सकते हैं। अगर मैंने लिख दिया ही इज माई कजन, तो ब्रदर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ही से पता चल ही जा रहा है कि भाई है, शी से पता चल जा रहा है कि बहन है। लेकिन यहाँ पे देखो, आई वेंट टू द टेम्पल, मैं अपने टेम्पल गया अपने कजिन सिस्टर के साथ। तो आप बोलोगे कि मैम यहाँ भी, जैसे यहाँ आपने सिस्टर हटाया तो यहाँ से भी सिस्टर हटा दीजिए, सिर्फ कजिन लिखिए। मैं अपने कजिन के साथ मंदिर गया, लेकिन यहाँ तो क्लियर नहीं हो रहा है कि कजिन भाई था या कजिन बहन थी, बट ऊपर वाले में तो क्लियर हो जा रहा है शी से कि बहन है, ही से क्लियर हो जा रहा है भाई है, बट यहाँ तो कुछ क्लियर नहीं हो रहा। मैं मंदिर गया अपने कजिन के साथ, तो कजिन में तो भाई बहन कोई भी आ सकता है, लेकिन उसको बोलना है कि मैं अपने बहन के साथ गया, तब यहाँ पे कजिन सिस्टर लगा सकते हो। ओके, कजिन के साथ ऐसा नहीं है कि ब्रदर सिस्टर नहीं लगता है, लगता है जब क्लियर नहीं हो रहा है, जब क्लियर है ही शी, तब वहां पे मत लगाना। इट वॉज अ ब्लंडर मिस्टेक, पहले आप ध्यान से सुनो, ठीक है। हाँ, प्लेस गलत है, वहां पे रूम होगा, रूम। मेला में प्लेस हो सकता है, मेला में सीट नहीं होता है। ओके, अब देखो एक मिनट, इट वॉज अ ब्लंडर मिस्टेक, ये देखना, इट वॉज अ ब्लंडर मिस्टेक। ब्लंडर का मतलब होता है बड़ी गलती, ठीक है। देखो ये जो होता है ना बिग मिस्टेक, जब गलती बड़ी होती है ना, तो उसको हम ब्लंडर बोलते हैं। बिग मिस्टेक इज इक्वल टू ब्लंडर। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना कि कभी भी बिग ब्लंडर मत लगाना, ठीक है। गलती से भी बिग और ब्लंडर एक साथ मत लगाना। ब्लंडर का मतलब ही होता है, ब्लंडर का मतलब ही है बड़ी गलती, बड़ी गलती को हम ब्लंडर बोलते हैं। तो बिग ब्लंडर मत लगाना, सिंपली ब्लंडर लगाना, ये सिंपली ब्लंडर लगाना, बट बिग मिस्टेक लगा सकते हैं, ठीक है। बिग मिस्टेक लग सकता है, बड़ी गलती बोलना है, छोटी गलती है तो स्मॉल मिस्टेक, बड़ी गलती है तो बिग मिस्टेक, बट ब्लंडर के साथ बिग नहीं लगाना, बिग ब्लंडर,
क्योंकि ब्लंडर अपने आप में, ठीक है, बिग ब्लंडर मत लगाना, ब्लंडर अपने आप में बड़ा होता है, तो उसके साथ बिग वर्ड का यूज मत करना, सिंपली ब्लंडर लिख। अब देखो ये गलत क्यों है, क्योंकि ये जो ब्लंडर होता है ना, ये भी नाउन है और मिस्टेक भी नाउन है, और दो नाउन की हमें जरूरत ही नहीं है, ठीक है। हमें दो नाउन की जरूरत, हाँ, ब्लंडर का मतलब ही होता है भारी गलती, बड़ी गलती, बिग मत लगाना, और इट वाज अ ब्लंडर मिस्टेक, तो ये गलत है, क्योंकि ब्लंडर भी नाउन है और मिस्टेक भी नाउन है। जब ब्लंडर नाउन है ही तो फिर से मिस्टेक क्यों लगाओगे, सिंपली लिखो इट वाज अ ब्लंडर। ब्लंडर मिस्टेक मत बोलिएगा, क्योंकि दोनों नाउन है, दो नाउन हमें नहीं चाहिए। या तो बोलो इट वाज अ ब्लंडर, क्योंकि ब्लंडर अपने आप में नाउन है, या तो ऐसा भी बोल सकते हो इट वाज अ बिग मिस्टेक। हम मिस्टेक के साथ बिग लगा सकते हैं, क्योंकि मिस्टेक नाउन है और नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव चाहिए, ठीक है। नाउन की विशेषता बताने के लिए हमें एडजेक्टिव चाहिए, लेकिन ब्लंडर के साथ मिस्टेक मत लगाना, क्योंकि दोनों नाउन है, और ब्लंडर के साथ बिग मत लगाना, क्योंकि ब्लंडर अपने आप में बड़ा होता है, ठीक है। बिग मिस्टेक स्मॉल मिस्टेक लगा सकते हैं। आज यूट्यूब पे आएंगे सब लोग, यूट्यूब पे मैं होमोनिम्स करवाऊंगी, ठीक है, होमोनिम्स होगा, और आपके बैच में तो 1 बजे वाले बैच में हो ही रहा है, और नया नया वाला जो है उसको मैं यूट्यूब पे करवाऊँ। सुपरफ्लुअस हो गया, चलो ये भी है। तो आप क्या, इट वॉज अ ब्लंडर मिस्टेक नहीं करना, या तो लिखो इट वॉज अ ब्लंडर, लिख ही लिया है आपने, क्योंकि दोनों नाउन है, इट वॉज अ ब्लंडर लगाओ। या अगर आपको मिस्टेक करना है और बताना है कि बड़ी गलती है, तो इट वॉज अ बिग मिस्टेक करना। अब बोलोगे मैम मिस्टेक तो नाउन है और बिग एडजेक्टिव है, तो ब्लंडर के साथ भी तो कर सकते हैं, इट वॉज अ बिग ब्लंडर। ब्लंडर नाउन है और नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव तो लगा ही सकते हैं बिग, पर ब्लंडर अपने आप में बड़ी गलती है, उसमें बिग मत लगा। दो नाउन कंजंक्शन लगा के तो आ ही सकता है, कंजंक्शन नाउन को भी जोड़ता है, वर्ब को भी जोड़ता है, एडजेक्टिव को भी जोड़ता है। एंग्री मॉब सारा सुपरफ्लुअस है, मॉब के साथ एंग्री मत लगाना, मॉब का मतलब ही होता है हिंसक लोगों की भीड़, तो उसके साथ एंग्री लगाने की जरूरत ही नहीं है। मॉब का मतलब ही होता है हिंसक, ठीक है। स्ट्रॉन्ग ब्रीज मत डालना, ठीक है। देखो याद कर, ब्रीज का मतलब होता है हल्की हवा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग विंड हो सकता है, ठीक है, विंड जो होता है तेज हवा को बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग विंड हो सकता है, बट ब्रीज का मतलब है हल्की हल्की हवा, तो हम ब्रीज के लिए स्ट्रॉन्ग नहीं लगाते, हल्की हवा को हम बोलते हैं जेंटल ब्रीज, जेंटल ब्रीज। तो आप ऐसा कर सकते हो, उसका टोपी उड़ गया तेज हवा से ना, तो विंड लगा दो। तेज हवा को हम विंड बोलते हैं और हल्की हवा को ब्रीज बोलते हैं, हल्की हल्की हवा ब्रीज जेंटल होता है और विंड स्ट्रांग होता है। हाँ, ये सब तो हम बातचीत में बोल देते हैं, अरे इंग्लिश का पासिंग मार्क्स कितना है, ओके, ग्रेजुएशन में पासिंग मार्क्स कितना है, बोलचाल में स्पोकन में बोल देते, बट गलत है, पासिंग मार्क्स होता ही नहीं, इट्स पास मार्क्स, ठीक है। लिंकिंग रोड, हर शहर में एक रोड होता है ना जो पूरे शहर को लिंक करता है, जैसे दिल्ली में रिंग रोड है, ठीक है, रिंग रोड है जो पूरे शहर को करता है। पटना वगैरह में एक बेली रोड है, ठीक है, बेली रोड है जो पूरे पटना शहर को लिंक करता है, तो लिंकिंग रोड नहीं होता है, ठीक है, इट्स लिंक रोड, लिंकिंग रोड होते ही नहीं, लिंक रोड। एंग्री क्राउड बोल सकते हो, ठीक है, एंग्री क्राउड हो सकता है, क्योंकि क्राउड का मतलब होता है सिंपली भीड़, एंग्री क्राउड हो सकता है, लेकिन मॉब नहीं करना, मॉब का मतलब ही होता है गुस्साए हुए हिंसक लोगों की भीड़, तो एंग्री मत लगाना इसके। चलो आपका नाउन्स एंड नंबर्स, एक मिनट, आई थिंक नाउन्स एंड ये तो कर पाए, हाँ, नाउन्स एंड नंबर्स अब खत्म ही है।
कल आपकी क्लास नहीं होगी, ठीक है, कल आपकी छुट्टी रहेगी, दोनों क्लास। परसों होगी क्लास। ठीक है, ये भी हो गया। पुट योर साइन वाला भी हो गया। ठीक है, पुट योर साइन का जगह सिग्नेचर करना। और एक और है, द डॉक्यूमेंट शुड हैव योर। ये भी हम बोलचाल में गलत बोल देते हैं। डॉक्यूमेंट में आपको अपना फोटो चिपकाना है। ये किसी एग्जाम में आया है और फोटो भी था और फोटोग्राफ भी था। ये जो फोटो होता है ना, वैसे तो हम फोटो बोल देते, फोटो इज द इमेज। जो आप फोटो खींचते हो ना, जो इमेज है, और ये फोटो सॉफ्ट कॉपी है जो आप छू नहीं सकते हो। ठीक है, फोटो सिर्फ इमेज होता है। जब ये फोटो अच्छे से बन के आ जाता है आपके हाथ में, तो उसको हम फोटोग्राफ बोलते हैं। ठीक है, फोटोग्राफ मतलब हार्ड कॉपी उस इमेज का। जैसे आपके कैमरा से पहले फोटो खींचा जाता है, फिर फोटो बन के आता है, हाथ में लेते हो और देखते हो, तो वो हो गया हार्ड कॉपी। और जब आपको फॉर्म में चिपकाना, जैसे अभी तो आप लोग का फॉर्म ऑनलाइन भरना होता है, फॉर्म ऑनलाइन भरते हो तो आप फोटो डालते हो। लेकिन पहले क्या होता था ना, ऑफलाइन भरना होता था तो हम गम लगा के, ग्लू लगा के फोटो चिपकाते थे। ठीक है, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में फोटो को अटैच कर दो। ही इज अ पिक पॉकेटर या ही इज अ पिक पॉकेट। पिक पॉकेट किसको बोलते हैं? जेब कतरे को बोलते हैं। ठीक है, जेब कतरे को पिक पॉकेट बोलते हैं। तो पिक पॉकेटर कोई वर्ड नहीं है, इट्स पिक पॉकेट। पॉकेटर मत बोल देना, जैसे टीचर को टीचर बोल देते हो, डॉक्टर, इंजीनियर। पिक पॉकेटर नहीं होता, पिक पॉकेट। आप अलवर में कहाँ जा रहे हो? मैं अलवर जा रही हूँ अपनी स्टूडेंट की शादी अटेंड करने। कल आफ्टरनून तक आ भी जाऊंगी, कल शाम तक या आफ्टरनून तक आ भी जाऊंगी। पिक पॉकेटर नहीं होता, पिक पॉकेट। और फोटोग्राफ इज द हार्ड कॉपी, जब वो बन के आ जाता है फोटो के शेप में। और ये तो सिर्फ इमेज। ठीक है, ये भी हो गया। अब आ जाओ, अब हम करेंगे नाउन्स एंड जेंडर करेंगे, जो कि बहुत छोटा है, पुलिंग स्त्रीलिंग वाला। नाउन्स एंड, कहाँ चला गया? अरे हाँ, नाउन्स एंड जेंडर्स करेंगे, जिसमें टाइम बहुत ज्यादा नहीं लगेगा। अभी हमने नाउन्स और ये पढ़ा, नाउन्स एंड नंबर्स। नाउन्स एंड नंबर्स में कौन सा
ठीक है, कौन सा, हाँ, और एक चीज और लिख लो ना, जैसे हम लोग बोलते हैं ना उसका ड्रेसिंग सेंस, वैसे ये एरर आता बहुत पहले, बहुत पूछते थे ये सब। ड्रेसिंग सेंस हम लोग बातचीत में बोल देते हैं ना, उसका ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं है, लेकिन ड्रेसिंग सेंस नहीं होता है जो हम नहीं बोलते हुए उसका ड्रेस सेंस, ड्रेस सेंस होता है, ये भी लिख लीजिए। लिंकिंग रोड नहीं होता, लिंक रोड होता है। पासिंग मार्क्स नहीं होता है, पास मार्क्स होता है। मैं वहां मिलने थोड़ी जा रही हूँ किसी से, शादी अटेंड करूंगी मैं, ठीक उसी समय पहुंचूंगी। कोई उनका रिजॉर्ट, कोई होटल में, रिजॉर्ट में देखा, मुझे नाम नहीं याद है, देखना होगा शादी वाले कार्ड में। कोई रिजॉर्ट है, वहीं पे है उनकी शादी। ब्रीज हल्की हवा को बोलते हैं, हल्की हवा को ब्रीज बोलते हैं, और तेज हवा विंड बोलते हैं। तो विंड हमेशा स्ट्रांग होता है, विंड कभी भी जेंटल हो ही नहीं सकता है, स्ट्रांग। और ब्रीज कभी भी स्ट्रांग नहीं होता, हल्की जेंटल ब्रीज, माइल्ड। ठीक है, जो ड्रेसिंग सेंस नहीं होता, ड्रेस सेंस। अब आ जाओ, अब हम नाउन्स एंड जेंडर्स पढ़ेंगे। ठीक है, नाउन एंड लिंग, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। नाउन के 4 जेंडर्स होते हैं। एक होता है मैस्कुलिन, मैस्कुलिन का मतलब होता है पुल्लिंग, और एक होता है फेमिनिन, स्त्रीलिंग। जैसे बॉय का गर्ल, फादर का मदर, अंकल का आंट, ब्रदर का सिस्टर। एक होता है न्यूटर जेंडर, जितने भी थिंग्स होते हैं ना, जिसका कोई जेंडर नहीं है, मतलब थिंग्स होते हैं, चेयर, टेबल, चेयर, पेन, थिंग्स वाला, ये सारे न्यूटर जेंडर होते हैं। और एक होता है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर किसको बोलते हैं? जिससे क्लियर ही नहीं होता है कि जिससे तो क्लियर हो गया मेल है, ये फीमेल है, यहाँ भी मेल है, फीमेल है, मेल है, फीमेल है, बट टीचर से क्लियर नहीं हो रहा है। टीचर मेल भी हो सकते हैं, ओके, टीचर हम मेल को भी बोलते हैं, फीमेल को भी बोलते हैं। स्टूडेंट में गर्ल भी हो सकते हैं, स्टूडेंट में बॉय भी हो सकते हैं। डॉक्टर में भी मेल हो सकते हैं, डॉक्टर फीमेल भी हो सकते हैं। सोल्जर मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। बेबी, इट कैन बी अ बेबी गर्ल और इट कैन बी अ बेबी बॉय। चाइल्ड, गर्ल चाइल्ड भी हो सकता है, बॉय चाइल्ड भी हो सकता है। तो कॉमन जेंडर से एग्जाम में भर भर के एरर्स आते थे। ये नहीं आएगा एग्जाम में, नहीं आएगा ना कि चाचा चाची, नाना नानी, मतलब सबका पुल्लिंग स्त्रीलिंग बनाना, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, कि बॉय का गर्ल होता है, फादर का स्त्रीलिंग मदर होता है, अंकल का फेमिनिन आंट होता है, ब्रदर का सिस्टर होता है, ये सब तो आपको पता ही है। और न्यूटर जेंडर से भी एरर नहीं आता, जितनी भी चीजें होती है ना उसका जेंडर न्यूटर होता है। एग्जाम में आपका कॉमन जेंडर से एरर आता है। ठीक है, कोई, हाँ, कोई रिजॉर्ट है, याद नहीं, इतना रिजॉर्ट का नाम मैं थोड़ी याद करके रखी हूँ। ठीक है, अब चलो, अब चलो कैसे कॉमन जेंडर क्या होता है। देखो, बस इसमें बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं है इसमें। जैसे जैसे पुल्लिंग स्त्रीलिंग बनाते हैं ना, माँ, मदर का फादर, ओके, अंकल का आंट, ब्रदर का सिस्टर, वैसा बनाते हैं। अब कॉमन जेंडर का पुल्लिंग स्त्रीलिंग कैसे बनाएंगे? ठीक है, जैसे टीचर है तो टीचर में तो मुझे मेल और फीमेल बताना है, तो कैसे बनाएंगे? कॉमन जेंडर का पुल्लिंग स्त्रीलिंग बनाने के लिए, ठीक है, या तो कुछ के साथ हम मेल और फीमेल का यूज करते हैं, ठीक है, और कुछ के साथ मैन और विमेन का यूज करते हैं। जिस 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 जगह पे किसी प्रोफेशन की बात हो रही है,
तो उसका पुलिंग स्त्रीलिंग बनाने के लिए, अरे सोल्जर लिख दिया, मैन और विमेन की बात का यूज करते हैं। ठीक है, अगर प्रोफेशन की बात हो रही है ना तो हम मैन और विमेन का यूज करेंगे। लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो मेल और फीमेल के ओके फिजिकल बनावट पे आधारित है, ओके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे आधारित है, बता रही हूं ये सब है क्या। आप पहले लिखो, अगर कोई भी चीज हो, कोई भी जैसे शूज, मेल का शूज अलग होता है, फीमेल का अलग होता है, मेल का पर्स अलग होता है, फीमेल का पर्स अलग होता है। तो कोई भी चीजें, मेल और फीमेल का बॉडी अलग अलग है, तो कोई भी चीजें किसी के फिजिकल स्ट्रक्चर, फिजिकल ढांचा, शारीरिक ढांचा या शारीरिक कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे हो ना, तो वहां पे हम क्या लगा के बनाते हैं, मैं हम लिख ही दिया, मेल और फीमेल लगाकर बनाते हैं। अब देखो बता रही हूँ, जैसे मैंने लिखा, ये देखो मैंने लिखा एथलीट, एथलीट, फिर मैंने लिखा सोल्जर, फिर मैंने लिखा एथलीट लिख दिया, सोल्जर लिख दिया, सर्वेंट लिख दिया। अब ये सब क्या है, ये सारे क्या है, ये सारे कॉमन जेंडर है, कॉमन जेंडर है। ठीक है, लेकिन इसमें मेरे को पुलिंग स्त्रीलिंग बताना है, मेरे को बताना है ना कि ये फीमेल एथलीट है या मेल है, फीमेल सोल्जर है या मेल सोल्जर है, या सर्वेंट है या फीमेल, या वैसे तो हम फीमेल सर्वेंट को, फीमेल वाले सर्वेंट को अकेला मेड भी बोल सकते हैं। ठीक है, अकेला मेड भी बोलते हैं। जो भी ये सब क्या है, एथलीट होना, सोल्जर होना, सर्वेंट होना, ये सब फिजिकल ढांचा या कैरेक्टरिस्टिक्स पे थोड़ी है, ये सब क्या है, ये सब प्रोफेशन है। ठीक है, ये एथलीट होना भी प्रोफेशन है, सोल्जर का भी प्रोफेशन आपने चुना है, ओके, करियर और प्रोफेशन का सेंस आए। सर्वेंट भी एक जॉब ही है, जहां भी प्रोफेशन या जॉब का सेंस आए। ठीक है, आपने सर्वेंट का जॉब चुना है, आपने सोल्जर का जॉब को करियर बनाया है, तो जब भी प्रोफेशन की बात आ गई है तो वहां पे हम पुलिंग स्त्रीलिंग बनाने के लिए क्या यूज करेंगे, मैन और विमेन का। जैसे अगर मुझे बताना हो तो मैं यूज करूंगी मैन एथलीट। अगर कोई फीमेल है तो वहां पे मैं फीमेल या गर्ल नहीं लिखूंगी। ठीक है, वहां पे मैं लिखूंगी वुमेन एथलीट, मेल नहीं लिखना। ठीक है, आप सोचो, आप बोलोगे कि मैम अभी तो आपने बोला कि पुलिंग स्त्रीलिंग बनाने के लिए मेल फीमेल भी यूज कर सकते हैं, या मैन और वुमेन भी यूज कर सकते हैं। मैन और वुमेन कब यूज करेंगे, जब प्रोफेशन की बात हो रही है। ठीक है, तो कभी भी मेल एथलीट या फीमेल एथलीट या गर्ल एथलीट या बॉय एथलीट मत बोलना, प्रोफेशन की बात हो रही है तो मैन और वुमेन लगाना। उसी तरह मेल सोल्जर फीमेल सोल्जर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मैन सोल्जर, और दूसरा बोलेंगे विमेन सोल्जर, विमेन। उसी तरह सर्वेंट है, गर्ल सर्वेंट, बॉय सर्वेंट या मेल सर्वेंट फीमेल सर्वेंट नहीं होता है, होगा आपका मैन, मैन सर्वेंट। सर्वेंट का स्पेलिंग देखना एग्जाम में आता है, आप लोग सर्वेंट के स्पेलिंग में ना SERVENT लगा देते हो, गलत है। सर्वेंट में SERVENT होता है, मैन सर्वेंट और विमेन सर्वेंट। लिखिए पहले, फिर हम मेल और फीमेल, कब मेल और फीमेल का यूज करेंगे।
ठीक है, लिख लिया सबने, डन। अब आप बोलोगे कि मैम मेल और फीमेल कब यूज करते हैं, ये देखो यहाँ पे होगा, ये तो आपको बता ही दिया। हाँ, अगर कोई चीज कोई ऐसा चीज हो जो मेल और फीमेल, ठीक है, के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे हो, कोई ऐसा चीज है जो मेल और फीमेल के शारीरिक बनावट के अकॉर्डिंग हो, जैसे शूज ही ले लो। शूज, शूज में क्या होता है, मेल के पैर का बनावट अलग होता है ना, और फीमेल के पैर का बनावट अलग होता है। तो उस केस में ना आप ये मत लगाना मैन शूज और वुमेन शूज मत लगाना, क्योंकि मैन और वुमेन तो हम तब लगाते हैं ना जब किसी प्रोफेशन की बात हो रही है, किसी प्रोफेशन की बात हो रही है, बट शूज वगैरह कोई प्रोफेशन थोड़ी है। तो उस केस में हम क्या लगाते हैं, शारीरिक बनावट पे है तो वहां पे हम लगाएंगे मेल शूज और वहां पे लगाएंगे फीमेल शूज। ठीक है, मेल शूज फीमेल शूज लगाते हैं। उसी तरह पर्स, आप मैन ड्रेस मत लगाना, मेल ड्रेस लगाना, फीमेल ड्रेस। उसी तरह पर्स, फीमेल का पर्स अलग होता है और मेल का पर्स अलग होता है। ठीक है, अब फीमेल का पर्स लेके मेल नहीं जाएंगे ना, तो ये तो मैन और फीमेल के अकॉर्डिंग। जैसे परफ्यूम भी होता है ना, परफ्यूम भी विमेन वाला परफ्यूम सब जो होता है वो थोड़ा सा सॉफ्ट परफ्यूम होता है, तो वहां भी आप मैन पर्स विमेन पर्स मत करना, वहां पे करना मेल पर्स और फीमेल पर्स। वॉलेट भी अलग अलग होता है, घड़ी भी अलग होता है। ओके, मेल का घड़ी, क्योंकि जो रिस्ट होता है फीमेल का अलग होता है, मेल का अलग होता है। ठीक है, उसी तरह शूज भी देखो, मेल का शूज अलग होता है, फीमेल का शूज अलग होता है, तो उसमें भी मेल फीमेल लगाना, मैन मत लगाना, मैन और वुमेन शूज मत लगाना, मेल शूज लगाना और फीमेल शूज। एक्सेसरी, जैसे मेल का एक्सेसरी अलग होता है, एक्सेसरी मतलब जो एक्स्ट्रा, जैसे एक्सेसरी में कपड़ों के अलावा घड़ी आ जाएगा। मैन का रिंग अलग होता है, फीमेल का रिंग अलग होता है। ठीक है, क्योंकि उनकी उंगली की बनावट भी अलग अलग है। तो मैन एक्सेसरी नहीं करो, मेल एक्सेसरी और विमेन एक्सेसरी नहीं करो, ठीक है, फीमेल एक्सेसरी। तो ये वाला एग्जाम में थोड़ा ध्यान रख कि मैन और वुमेन के शारीरिक बनावट के आधार पे जिस चीजों की बात कर रहे हैं तो वहां मेल फीमेल लगा के सिंगुलर मैस्कुलिन और फेमिनिन बनाना, और प्रोफेशन की बात हो रही है तो मैन और वुमेन लगा के बनाना। ठीक है, तो ये तो छोटा सा था। अब चलो हम लास्ट पार्ट पे चलते हैं। लास्ट क्या मतलब है इसमें अच्छे से करना है, नाउन्स एंड केसेस। ठीक है, जेंडर तो थोड़ा सा होता है, नाउन्स एंड केसेस। अभी हमने क्या पढ़ा, नाउन्स एंड नंबर्स। नाउन्स एंड नंबर्स ज्यादा टाइम लिया, ठीक है। फिर नाउन्स एंड जेंडर, पुलिंग स्त्रीलिंग वाला। पुलिंग स्त्रीलिंग में कहाँ कॉमन जेंडर को मेल फीमेल लगा के बनाते हैं और कहाँ मैन वुमेन लगा के बनाते हैं। प्रोफेशन की बात हो मैन वुमेन, और शारीरिक बनावट पे मेल फीमेल। नाउन्स एंड जेंडर पढ़ा। अब हम लास्ट नाउन का पार्ट पढ़ेंगे, दैट इज नाउन्स एंड केसेस। ठीक है, केस, केस, केस का मतलब होता है कारक। केसेस क्या है बताती, कर्ता ने कर्म को। मेरी रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं चल रही है, विकास भैया का नंबर दे दीजिए। विकास भैया का नंबर से बेटर है कि आप इस पे मेल करो। ठीक है, विकास का नंबर तो मैं भी भूल जाती हूँ। सौरभ तो छुट्टी पे है, विकास इस पे मेल करना, HR@gmail.com, इस पे मेल करोगे वो देख लेगा।
ठीक है, HRUClive@gmail.com मेल कर दीजिए, वो देख ले। एक्सेसरी का मतलब होता है कोई चीज एक्स्ट्रा, एडिशनल। जैसे कार खरीदते हो, कार में एक्सेसरीज लगवा देते हो, म्यूजिक सिस्टम, एसी और भी क्या क्या जो है। ये तो मैंने करवाया है, ये मैंने कंफ्यूज वर्ड में करवाया है शायद आपको। ये एक्सेसरी, ये एक्सेसरी का मतलब होता है कोई भी चीज एडिशनल। कंफ्यूज वर्ड में होमोनिम्स में करवाया है। और एक होता है ये एक्सेसरी, ये एक्सेसरी आपका मतलब सपोर्टर, आपको जो सपोर्ट कर रहा है। होमोनिम है, यहाँ पे ARY है, यहाँ पे ORY। नाउन्स एंड केसेस करते हैं, नाउन्स एंड केसेस। जैसे प्रोनाउन में भी मैं आपको केसेस पढ़ाऊंगी, नाउन्स के केसेस होते हैं। ठीक है, नाउन्स एंड केसेस आपको मेन मेन याद रख। हिंदी में भी पढ़ा होगा ना, कर्ता और कारक, कर्ता ने कर्म को करण से, वो वाला पढ़ा होगा। बट यहाँ पर आपको नाउन्स एंड केसेस में देखो कहाँ से एरर आएगा। नाउन्स एंड के नाउन का कौन कौन सा केस आपको याद रखना। एक होता है सब्जेक्टिव केस, जो भी नाउन सब्जेक्ट की तरह एक्ट करे वो सब्जेक्टिव केस है। जो भी नाउन वाक्य में ऑब्जेक्ट की तरह काम करे, यहां से एरर नहीं आएगा, वो ऑब्जेक्टिव केस है। अब देखो यहाँ पे लिखा मैंने राम, राम डिड, यार ऐसे लिख रही हूँ, राम हेल्प्ड मी। ठीक है, और फिर मैंने लिखा आई हेल्प्ड राम। इस सेंटेंस में नाउन कौन सा है, ये नाउन है, ये तो इजी वाला है। राम व्यक्तिवाचक प्रॉपर नाउन है, और यहाँ भी राम नाउन है। डिफरेंस क्या है, यहाँ ये वर्ब है, और वर्ब ने एग्रीमेंट किससे किया, सब्जेक्ट से। तो यहाँ का नाउन सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो यहाँ राम कौन सा केस में है, नाउन का सब्जेक्टिव केस है। बट ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है, और यहाँ का नाउन ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए ये ऑब्जेक्टिव केस है। तो इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो भी नाउन वाक्य में सब्जेक्ट का काम करे वो नाउन सब्जेक्टिव केस है। जो भी नाउन वाक्य में ऑब्जेक्ट का काम करे वो ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है, एक मेन हमें यही पढ़ना है, एक नाउन का पोजेसिव केस आता है। ठीक है, पोजेसिव केस मतलब पोजेसिव केस से हम क्या, यहीं से एरर आएगा। नाउन्स एंड केसेस से अगर एरर आता है तो वो पोजेसिव केस क्या बताता है। पोजेसिव केस में हम क्या बताते हैं, किसी का मालिकाना अधिकार बताते हैं, ओनरशिप बताते हैं। ये जो पोजेसिव केस है ये क्या बताता है, पोजेशन बताता है, मालिकाना अधिकार बताता है, ओनरशिप बताता है। और पोजेसिव केस बनाने के लिए, नाउन का पोजेसिव केस बनाने के लिए क्या करते हैं हम। ठीक है, नाउन का पोजेसिव केस बनाने के लिए हम उसमें क्या करते हैं, अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, अपोस्ट्रोफी एस। और इसी को हमें डिटेल में पढ़ना है कि कहाँ अपोस्ट्रोफी एस को यूज करना है और कहाँ नहीं करना है। नाउन्स एंड केसेस जो पूरा चैप्टर है ना, वो पूरा पोजेसिव केस पे है। और पोजेसिव केस बनाने के लिए क्या लगाते हैं, अपोस्ट्रोफी एस। और यहाँ पे हमें पढ़ना है कि कहाँ से अपोस्ट्रोफी हटाना है, कहाँ लगाना है। देखो राम्स बुक, हम पोजेसिव केस बताने के लिए या तो ऑफ का यूज करते हैं। ये मैंने आपको प्रेपोजिशन केस में बताया था, आपको याद होगा जब मैंने आपको प्रेपोजिशन बताया था ना कि ये ऑफ क्या बताता है, पोजेशन बताता है। ही डाइड ऑफ कैंसर एक कॉज बताता है। एक ऑफ चॉइस के लिए यूज करते हैं, वन ऑफ द बॉयज। और एक ऑफ का मतलब होता है कोई भी चीज किसी चीज से बना हुआ, द टेबल इज मेड ऑफ वुड। ठीक है, तो हम नाउन का पोजेसिव बनाने के लिए क्या क्या लगाते हैं। नाउन का पोजेसिव बनाने के लिए या तो हम ऑफ का यूज करते हैं या तो अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। और यहीं पे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कहाँ ऑफ लगेगा और कहाँ अपोस्ट्रोफी लगेगा और कहाँ दोनों लग सकता है। तो पोजेसिव केस में हम यूज ऑफ अपोस्ट्रोफी एस और ऑफ पढ़ने वाले। ठीक है,
राम्स बुक्स, देखो राम्स बुक्स और मैंने लिखा राम, द बुक्स ऑफ राम, दोनों पोजेशन बता रहा है ना। द बुक्स ऑफ राम का मतलब भी है राम की किताबें, और यहाँ भी राम की किताबें। तो हम पोजेशन बताने के लिए या तो ऑफ लगाते हैं और या तो अपोस्ट्रोफी लगाते हैं, और यहाँ पे दोनों सही है। लेकिन जहाँ पे दोनों सही है वो तो एग्जाम में नहीं आएगा ना, आएगा तो कोई एक ही ना, कि कहाँ ऑफ लगाएंगे या कहाँ पे अपोस्ट्रोफी लगाएंगे। इसी को हम डिटेल में पढ़ने वाले, ठीक है। अपोस्ट्रोफी एस का यूज पढ़ेंगे, ऑफ का यूज पढ़ेंगे। और एक होता है वोकेटिव केस, जिसको हम संबोधन करते हैं, नाम लेके बोलते हैं। जैसे मैंने लिखा राम डिड द वर्क, राम ने इस काम को किया। तो यहाँ का राम कौन सा केस है? यहाँ का राम सब्जेक्टिव केस है, ठीक है। राम ने किसी काम को किया। अब मैं किसी व्यक्ति का नाम लेकर बोल रही हूं, राम प्लीज डू द वर्क, राम प्लीज इस काम को करिए। आप देखो बीच में कॉमा आ गया, तो आप बोलोगे कि मैम ये भी तो सब्जेक्टिव होगा, ये भी तो सब्जेक्टिव है। जैसे ऊपर वाला सब्जेक्टिव है, राम ने इस काम को किया। यहाँ मैं राम का नाम लेके कुछ नहीं बोल रही हूँ, सीधा मैं बोल रही हूँ कि राम ने कभी इस काम को किया होगा, तो सब्जेक्टिव केस है। लेकिन यहाँ देखो प्रेजेंट टेंस में राम प्लीज इस काम को करो, तो मैं राम का नाम लेके उसको संबोधित करते हुए बोल रही हूँ, उसको कुछ काम करने के लिए। बीच में कॉमा आ गया, तो किसी को संबोधित करते हुए, नाम लेते हुए कुछ करने के लिए बोल रहे हो ना, वो क्या होता है? नाउन का वोकेटिव केस। वोकेटिव केस जैसे लिखा मैंने, फ्रेंड हेल्प मी काइंडली, दोस्त हेल्प करो मेरी, हेल्प मी काइंडली। और फिर मैंने लिखा माई फ्रेंड्स हेल्प मी। अब देखना जरा, यहाँ पे कोई कॉमा वगैरह नहीं आया, मेरे दोस्त मेरी हेल्प करते हैं, ठीक है। मैं अपना दोस्त का नाम नहीं ले रहा हूँ, दोस्त को संबोधित नहीं कर रहा, मेरे दोस्त मेरी हेल्प करते हैं। तो ये फ्रेंड सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये वर्ब। ये तो आपको दिमाग में आएगा मैम ये भी तो वर्ब है, और आपने बोला है वर्ब ने एग्रीमेंट किया करेगा सब्जेक्ट से, तो इसको भी तो सब्जेक्टिव होना चाहिए। नहीं, बीच में कॉमा आ गया ना। दोस्त का नाम नहीं लिया, लेकिन उस दोस्त को संबोधित करते हुए बोल रहा है, दोस्त प्लीज मेरी मदद करो। तो ये भी नाउन है, बट ये वोकेटिव है। किसी का नाम लेकर, किसी को संबोधित करते हुए उसका नाम लेकर कोई नाउन को एड्रेस कर रहे हैं ना, तो वो हो गया वोकेटिव केस, ठीक है। चलो अब हम यूज ऑफ अपोस्ट्रोफी पढ़ेंगे। विकास, इनके बैच में ना नाउन का जो भी शीट सब होगा डाल देना, नाउन का शीट डलवा देती मैं। चलो अब हम पढ़ने वाले हैं, ये सब तो है ही। नॉमिनेटिव केस देखो ये सब बता दिया, ठीक है। नॉमिनेटिव वोकेटिव सब बढ़ा दी। किसी का नाम लेकर बोल रहे हो ना। अब आ जाओ पोजेसिव केस, ठीक है। पोजेसिव केस जब मालिकाना अधिकार बता रहे हैं। वोकेटिव केस, कम हियर राम, देखो कम हियर, इधर आओ राम, राम का नाम लेके बोल रहे हैं, तो यहाँ का राम वोकेटिव है, ऑब्जेक्टिव मत सोचना। प्रिया मेरे लिए वेट करो, तो ये सब भी वोकेटिव है। किसी को संबोधित करते हुए, एड्रेस मतलब संबोधित करते हुए उसका नाम लेकर कुछ बोल रहे। अब आ जाओ यूज ऑफ अपोस्ट्रोफी करेंगे। हाँ, अब यूज ऑफ अपोस्ट्रोफी, यस, अब वो सब छोड़ो। नाउन का पोजेसिव केस बनाने के लिए, का के की का सेंस लाने के, राम की किताबें, गंगा का पानी, नाउन का पोजेसिव केस बनाने के लिए या तो हम ऑफ लगाते हैं या तो हम अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। नॉर्मल वाले एस से हम प्लूरल बनाते हैं। देखो बॉय का प्लूरल बॉयज हो गया, ये तो प्लूरल बन गया। अगर मुझे बोलना है लड़के की किताब, तो मैं बोलूंगी ना बॉयज बुक, ठीक है, बॉयज बुक। ये वाला बॉयज तो प्लूरल था, बट अपोस्ट्रोफी वाला एस
सिंगुलर है ना, लड़के की किताब, एक ही लड़का है, बट कभी कभी प्लूरल का भी अपोस्ट्रोफी लगता है, वो सब हम लोग करेंगे। तो हम अपोस्ट्रोफी लगाते हैं, ठीक है, ऐसा वाला, इसको बोलते हैं अपोस्ट्रोफी एस। अपोस्ट्रोफी एस कोई डेकोरेटिव पीस नहीं है कि कहीं भी लगा दो, सेंस बनता है, काके की का सेंस आए तब अपोस्ट्रोफी एस लगाना। लिखा मैंने, द ड्रामास ऑफ शेक्सपियर, the dramas of Shakespeare are very interesting। तो यहाँ का के की का सेंस जा रहा है ना, ओनरशिप बता रहा है किसके ड्रामास, किसका ड्रामास है, हु इज द ओनर ऑफ द ड्रामा, इस ड्रामा के मालिक, इस ड्रामा के ओनर कौन है, शेक्सपियर है, ठीक है। का के की का सेंस आ रहा है किसके ड्रामास, शेक्सपियर के ड्रामास, ये शेक्सपियर इसका मालिक है, ओनरशिप बता रहा है, इस ड्रामा के ओनर शेक्सपियर है। द ड्रामास ऑफ शेक्सपियर आर वेरी इंटरेस्टिंग। तो यहाँ का ऑफ भी पोजेशन बता रहा है, ठीक है, पोजेशन बता रहा है, और पोजेशन बताने के लिए हम ऑफ का भी यूज करते हैं। और हमें ऑफ लगाने का मन नहीं है ना, तो हम अपोस्ट्रोफी भी लगा सकते हैं। अपोस्ट्रोफी में क्या करना है, शेक्सपियर्स ड्रामास, ये भी सही है। देखो अपोस्ट्रोफी लगाया तो थोड़ा सेंटेंस छोटा भी हो गया, 1 2 3 4 वर्ड का था और ये 2 वर्ड में ही हो गया। शेक्सपियर ड्रामास आर वेरी इंटरेस्टिंग, दोनों करेक्ट है, दोनों करेक्ट है, लेकिन ये तो आएगा नहीं, एरर कहाँ से आएगा, जहां दोनों में से कोई एक ही का सही है ना, जहां दोनों में से कोई एक ही सही है, या तो अपोस्ट्रोफी वाला सही होगा या तो ऑफ वाला, बट यहाँ दोनों करेक्ट। शेक्सपियर्स ड्रामा, अब बोलोगे मैम दोनों सेंटेंस में स्पोकन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, ग्रामेटिकली दोनों सेंटेंस करेक्ट है। हम अपोस्ट्रोफी एस हटाते हैं तो ऑफ लगाते हैं, या ऑफ लगाते हैं तो अपोस्ट्रोफी हटाते हैं, ठीक है। दोनों में से दोनों एक साथ नहीं लगाओगे, जैसे जैसे मैं ये नहीं लिख सकती हूँ, ऐसा नहीं लिख सकती हूँ, द ड्रामास ऑफ शेक्सपियर्स, द ड्रामा ऑफ शेक्सपियर्स आर वेरी इंटरेस्टिंग, ये गलत हो गया, क्योंकि यहां तो मैंने दोनों यूज कर दिया, ठीक है, दोनों यूज कर दिया। जब ऑफ लगा के पोजेशन बताई जा रहा है तो फिर से अपोस्ट्रोफी मत लगा, ओके, या तो शेक्सपियर्स ड्रामास लगाओ या तो ड्रामास ऑफ शेक्सपियर, अपोस्ट्रोफी और ऑफ एक साथ मत लगाना, ठीक है, एक साथ मत लगाना। स्पोकन में इसको कैसे यूज करेंगे, अगर मुझे शेक्सपियर पे ज्यादा जोर डालना है तो मैं शेक्सपियर का पहले डाल दूंगी, अगर मतलब शेक्सपियर के द्वारा लिखे गए ड्रामा पे ज्यादा जोर डालना है तो मैं ड्रामा को पहले डाल दूंगी, अदरवाइज सेम ही है, सेम है दोनों। ठीक है, बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। ओके, ये हो गया, चलो एक चीज तो हो गया, ड्रामास ऑफ शेक्सपियर्स नहीं होगा, अपोस्ट्रोफी और ऑफ एक साथ मत लगाना, छोटे छोटे चीज पहले मैं बता देती, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। पॉइंट नोट करना है कि वाक्य में 2 अपोस्ट्रोफी एक साथ आ ही नहीं सकता है, ठीक है। मैंने लिखा राम्स अंकल्स फ्रेंड, ये गलत है, लगातार सेंटेंस में 2 अपोस्ट्रोफी एक साथ नहीं आएगा, बट एंड से जुड़ के आ जाएगा, राम्स एंड अंकल्स फ्रेंड्स, ठीक है, आराम है, आराम्स एंड अंकल्स फ्रेंड्स। ये देखो, दो एंड से जुड़ के, ठीक है, एंड से जुड़ के 2 अपोस्ट्रोफी एक साथ आ सकता है, एंड से जुड़ के 2 आ सकता है, बट लगातार 2 अपोस्ट्रोफी नहीं आएगा।
तो क्या करेंगे, एक अपोस्ट्रोफी हटाएंगे, बट एक अपोस्ट्रोफी हटाएंगे तो उसके बदले ऑफ भी तो लगाएंगे। इस सेंटेंस का सेंस देखो, राम के अंकल का फ्रेंड, ठीक है, राम का फ्रेंड नहीं है, राम के अंकल का फ्रेंड, तो इसको कैसे बनाओगे, फ्रेंड ऑफ, एक हटाओगे ना, राम्स, अंकल वाला एस हटाओगे तो ऑफ लगाओगे, फ्रेंड ऑफ राम्स अंकल, ये सही होगी। लगातार दो अपोस्ट्रोफी एक साथ नहीं लगाना, कंजंक्शन से जुड़ के आ सकता है लेकिन लगातार कंसेक्यूटिव नहीं आएगा। क्या कल का समुद्र मंथन का पीडीएफ नहीं अपलोड हुआ है, कल वाला बात कर रहे हो? विकास, कल का समुद्र मंथन जो पढ़ाया था उसका पीडीएफ डाल दिया है? कल का? हाँ नहीं सर, डाल दीजिए। एक तो लगता है कि एक और पर्सन की हायरिंग करनी होगी जो सिर्फ ये नजर रखे कहाँ पीडीएफ डाला है कहाँ नहीं डाला है, ठीक है। तो एंड लगा के हो सकता है ये नहीं, तो कहीं से भी अपोस्ट्रोफी हटा नहीं देना है, ठीक है, हटेगा तो उसके जगह ऑफ भी तो लगेगा, ठीक है। ये भी हो गया, फ्रेंड ऑफ राम्स अंकल हो गया। चलो इसको, ये वाला पॉइंट याद रखना, लगातार दो अपोस्ट्रोफी एक साथ नहीं आएगा, एक हटाएंगे तो ऑफ भी लगाएंगे, बट एंड से जुड़ के आ सकता है। कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे एक लड़का, हाँ जैसे शेक्सपियर का ड्रामाज है, कभी कभी क्या होता है ना, हम अपोस्ट्रोफी ऐसा लगाते हैं ऐसा, लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जहां पे हमें फिर से एस लगाने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ अपोस्ट्रोफी का साइन दे के छोड़ देना होता है, ठीक है। ऐसा कब होता है, जिस वर्ड के लाइन में हिसिंग साउंड आ रहा है, हिसिंग साउंड मतलब समझ रहे हैं, स वाला साउंड, हिसिंग स, जिस वर्ड के लास्ट में स वाला साउंड आ रहा है तो वहां पे हम सिर्फ अपोस्ट्रोफी का साइन देके छोड़ देते हैं, एस नहीं लगाते हैं। जैसे ये देखो, शेक्सपियर्स ड्रामास, तो यहाँ तो एस लगाना होगा, एस लगाना होगा क्योंकि शेक्सपियर के लास्ट में पियर र आ रहा है, तो हिसिंग साउंड नहीं आ रहा है ना, स वाला साउंड नहीं आ रहा है, तो अपोस्ट्रोफी वाला एस लगाओ। आपने डिकेंस का नाम सुना होगा, चार्ल्स डिकेंस विक्टोरियन नॉवेलिस्ट थे, विक्टोरियन एरा के, चार्ल्स डिकेंस का नाम सुना होगा। अब मुझे बोलना है, मुझे बात, यहाँ तो मैं शेक्सपियर के ड्रामास के बारे में बात कर रही हूँ, तो का के की के लिए तो अपोस्ट्रोफी लगाओगे ही, बट मुझे बात करना है शेक्सपियर्स का नॉवेल्स, ठीक है, शेक्सपियर के सॉरी चार्ल्स डिकेंस के नॉवेल्स के बारे में बात हो रही, तो डिकेंस वर्ड के लास्ट में डिकेंस स आ रहा है ना, हिसिंग साउंड स, तो उस केस में सिर्फ अपोस्ट्रोफी का साइन देके छोड़ देना, फिर से एस मत लगाना, ठीक है, फिर से एस नहीं लगाना है। अभी मैंने पहले भी बताया था, वंस जब मैं ग्रेजुएशन में स्टूडेंट्स को पढ़ाती थी तो एक चार्ल्स डिकेंस का नॉवल था, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस और हार्ड टाइम्स, ये सब नॉवेल्स पढ़ाया, तो जब मैंने उनको नोट्स दिया था ना, तो मेरे सारे नोट्स में ऐसे ऐसे थे ऐसे ऐसे थे, और स्टूडेंट को लगा कि मैम शायद एस लगाना भूल गई और अपने मन से मेरे नोट्स में एस एस लगा दिया। अरे लगातार ऐसा वाला एस नहीं लगेगा, यहाँ भी स और यहाँ भी स, ऐसा वाला नहीं लगता। जो वर्ड लास्ट में स से खत्म हो रहा है वहां सिर्फ अपोस्ट्रोफी का साइन देके छोड़ दीजिए, बट प्रोनाउंसिएशन अपोस्ट्रोफी के साथ ही करेंगे। डिकेंसेस नॉवेल्स, डिकेंसेस, जैसे किसी स्टूडेंट का नाम है मनीष, तो मनीषेज बुक यहाँ पे लगाओगे क्योंकि यहाँ पे श का साउंड आ रहा है, श, मनीष, श श श का साउंड में तो अपोस्ट्रोफी लगाओगे, जब स का हिसिंग स का साउंड आए, स में मत लगाना। अपलोड है, हो गया अपलोड, से बोलते रहते हैं। ठीक है,
जिस जिस वर्ड के लास्ट में श नहीं, ये वाला श नहीं, ये वाला स का साउंड है, वहां फिर से ऐसा वाला अपोस्ट्रोफी मत लगाना। हम कैसा वाला सिर्फ ऐसे लगा के छोड़ दें, स वाले साउंड के साथ। ठीक है, एक ये हो गया। अब एक और पॉइंट, नोट जहां पे नोट लिखी हो ना, यहाँ पे तीसरा पॉइंट, जैसे ये देखो, जैसे उसी में लिख लो, उसी के में लिख लो। जैसे एक लड़का है तो एक लड़के की किताब, एक लड़के की किताब। अगर बहुत सारा लड़का है तो पहले बहुत सारे लड़कों की किताबों के बारे में, ये तो एक लड़के का है लेकिन बहुत सारा बॉयज है, तो एस लगाओगे ना। पहले तो इसको प्लूरल करोगे, और प्लूरल कर दिया आपने, प्लूरल किया एस लगाकर, तो यहाँ पे सिर्फ अपोस्ट्रोफी का साइन देना, क्योंकि ये स साउंड आ जाएगा। जब भी प्लूरल करते हो तो स का साउंड आता है, वहां पे सिर्फ अपोस्ट्रोफी का साइन देके जोड़ देना, फिर से एस नहीं लगाना। जब छोटे छोटे पहले ये सब कर लेते हैं। आज मैं नाउन खत्म करूंगी, आप ही के लिए फायदा है ना। नाउन खत्म कर दूंगी तो कल आपकी छुट्टी है, कल क्लास नहीं है, तो आप नाउन का जो भी शीट अपलोड होगा वो आप आराम से, कल वेंसडे है, आप अपना बैठ के बनाना, और मैं थर्सडे को नया चैप्टर स्टार्ट करूंगी, दैट विल बी प्रोनाउन। अब हमारा 2 चैप्टर और बच गया, एडजेक्टिव एडवर्ब, उसके बाद हमारा ग्रामर कोर्स खत्म। क्रिस के लास्ट में भी एस मत लगाना, स लगाना। ये भी हो गया। और एक चीज और, नोट में थर्ड पॉइंट, इसी कम कर रही, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, इसको प्लूरल करने के लिए हम एस किस में डाल रहे थे, फादर इन लॉ। एग्जाम में क्या करते हैं, प्लूरल करने के लिए इसमें एस लगा दे, जो कि गलत है। मदर इन लॉ का मेन वर्ड मदर है, फादर इन लॉ का मेन वर्ड है फादर्स। प्लूरल करने के लिए एस इसमें डालेंगे, ओके, प्लूरल करने के लिए एस इसमें डालेंगे। लेकिन जब मुझे पोजेसिव बताना हो, पोजेशन बताना हो मदर इन लॉ का, जय मदर इन लॉ का एडवाइस, मदर इन लॉ का हेल्प, तो जब हमें पोजेसिव करना हो ना, तो हम अपोस्ट्रोफी लास्ट वाले वर्ड में लगाएंगे। जब प्लूरल करना है तो इसमें लगाना। अगर बहुत सारे मदर इन लॉज है तो पहले उसको प्लूरल कर दो, मदर्स इन लॉ, लेकिन अपोस्ट्रोफी लास्ट वर्ड में ही लगेगा। कंपाउंड नाउन जो होता है, प्लूरल तो उसके रूट वर्ड में करते हैं, प्लूरल में देख लेना कि कौन सा वर्ड है, ठीक है, कौन सा वर्ड मेन है, उसमें एस लगा के प्लूरल कर देना, बट अपोस्ट्रोफी हमेशा लास्ट वर्ड। ठीक है, प्लूरल तो इस वर्ड में डालना, बट अपोस्ट्रोफी लास्ट वर्ड। एक ये भी हो गया, ये सब बताते जा रही हूँ, राम्स अंकल्स फ्रेंड, ये भी हो गया। हाँ, कंपाउंड नाउन में अपोस्ट्रोफी लगाने के लिए इतना थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज पॉलिसी, तो इंडियाज में लगाना, ठीक है। द गवर्नमेंट्स में मत लगाना, इंडियाज में तो लास्ट वर्ड में लगाना, ओके। द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज पॉलिसी, द गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया नहीं होगा, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब अपोस्ट्रोफी लास्ट वर्ड में लगता है। ये भी हो गया। अच्छा, ये तो मुझे पढ़ाना है, अब कुछ रूल्स लिखो, ठीक है। अपोस्ट्रोफी इससे रिलेटेड कुछ रूल्स है। लिखिए पहले,
ऐसा मैंने आर्टिकल में भी पढ़ाया था अभी रिसेंटली। आपको याद होगा मैंने आर्टिकल चैप्टर में पढ़ाया था ना, जब दोनों बातें एक ही व्यक्ति के लिए बोली जा रही है तो आर्टिकल फर्स्ट के साथ लगेगा। ठीक है, याद होगा, द ट्रेजरर एंड सेक्रेटरी। अगर ट्रेजरर भी वही है, सेक्रेटरी भी वही है, तो एक ही के साथ। ये मैंने आर्टिकल चैप्टर में पढ़ाया था। जैसे आई मेट माई फ्रेंड हु इज अ सिंगर एंड एन आर्टिस्ट। मेरा फ्रेंड है जो कि एक सिंगर भी है और आर्टिस्ट भी है, तो दो अलग अलग आर्टिकल नहीं लगेगा, एक ही लगेगा, क्योंकि दोनों बातें एक ही के लिए बोली जा रही है। और वो भी आर्टिकल किसके साथ लगता है? पहला वाला सब्जेक्ट के साथ। लेकिन इसमें थोड़ा अलग है, अगर दोनों बातें एक ही के लिए बोली जा रही है तो यहाँ भी आर्टिकल वाले चैप्टर में एक ही आर्टिकल लगेगा, वो भी पहला सब्जेक्ट के साथ। बट अपोस्ट्रोफी वाले चैप्टर में दोनों बातें एक ही के लिए बोली जा रही है तो एक ही अपोस्ट्रोफी लगेगा, वो सेकंड के साथ। आर्टिकल तो पहला वाला के साथ लग रहा था, बट अपोस्ट्रोफी सेकंड वाले के साथ। आई वेंट टू राम्स and Sita's house and found the couple missing। पहले इसको नोट करके डन बोलो, इसमें एग्जैक्टली मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। दोनों बातें एक ही के लिए तो आर्टिकल पहला के साथ, लेकिन अपोस्ट्रोफी वाले रूल में दोनों बातें एक ही के लिए बोली जा रही है तो यहाँ भी एक ही अपोस्ट्रोफी, बट पहला के साथ नहीं, सेकंड के साथ। भगवान, जब मैं जॉब ले लूंगा तो किसी टीचर से मिलूं या ना मिलूं, बट आपसे जरूर मिलने आऊंगा। पहले तो ये सब वाला सिचुएशन तब आएगा ना, पहले तो जॉब लेना होगा, जॉब लेनी होगी पहले। और ऐसा क्यों? सब टीचर आपके लिए, मेरे वजह से सिर्फ आपका सिलेक्शन थोड़ी होगा। जब आपका सिलेक्शन होगा उसमें सारे टीचर का योगदान होगा। सिर्फ इंग्लिश के बल पे सिलेक्शन थोड़ी होगा। ये देखो, राम्स एंड प्रियाज अकाउंट, और यहाँ राम और प्रिया की अकाउंट जॉइंट है। ठीक है, मालाज एंड प्रिया, सॉरी नॉट राम, मालाज एंड प्रियाज अकाउंट। तो यहाँ दो अपोस्ट्रोफी लगा है, दोनों की अकाउंट अलग अलग है, सेम नहीं है। अगर अलग अलग अकाउंट है तो अलग अलग आर्टिकल भी लगता है, अलग अलग अपोस्ट्रोफी भी लगेगा। बट यहाँ पे राम और प्रिया का अकाउंट जॉइंट अकाउंट है, मतलब दोनों बातें एक ही के लिए बोली जा रही है तो एक ही अपोस्ट्रोफी लगेगा। तो आप बोलोगे मैम कौन वाला लगेगा, कौन हटेगा? आर्टिकल वाले चैप्टर में तो आर्टिकल पहला वाला में लग रहा था, बट अपोस्ट्रोफी सेकंड वाले में लगेगा और पहला वाला हटेगा। ये बैच यूपीएससी मतलब सारे एग्जाम्स के लिए, यूपीएससी वाला बहुत इजी लगेगा, ये बैच में पढ़ के जाओगे। डिस्क्रिप्टिव एग्जाम। आई वेंट टू राम्स एंड सीताज हाउस। मैं राम और सीता के घर गया और देखा कि वहां कपल दोनों
मिसिंग थे, तो कैसे पता चला कि राम और सीता एक ही घर में रह रहे हैं? वो दोनों कपल है, हस्बैंड वाइफ है, एक ही घर में रहे हैं, तो एक ही अपोस्ट्रोफी लगेगा, सेकंड वाला लगेगा, पहला वाला हट। स्टेनो वाले जो स्टूडेंट है उसको तो इंग्लिश को इम्पोर्टेंस देना ही होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा नंबर का इंग्लिश ही आ रहा है ना। स्टेनो में आपका सिलेक्शन दो ही चीज पे ज्यादा मैटर करता है। अगर सब्जेक्ट्स वैसे रीजनिंग भी इंपॉर्टेंट है, जीएस भी इंपॉर्टेंट है, बट ज्यादा वेटेज इंग्लिश का है ना। एक तो आपका इंग्लिश है और दूसरा आपका स्किल टेस्ट वगैरह है। इंग्लिश से ही रुक गया, ये बात मैं सुनना नहीं चाहती हूँ। मेरा सिलेक्शन इंग्लिश की वजह से रुक गया। जब स्टूडेंट्स बोलते हैं ना मैम इंग्लिश ने बचा लिया, तो ये सुन के मुझे इस दुनिया की सबसे ज्यादा खुशी होती है, जब बच्चे बोलते हैं मैम इंग्लिश ने बचा लिया। तो दोनों बातें एक ही के लिए बोली जा रही है। और एक चीज यही वाला है, और दूसरा वाला रूल मालाज प्रियाज अकाउंट हो गया, एक somebody वाला होगा। अच्छा, ये तो लास्ट में करवाऊंगी, आज मैं नाउन खत्म कर दूंगी। कभी कभी क्या होता है ना, जब जब somebody, ऐसा मत लिखो, दूसरा लिखो, लेंदी लगेगा। अगर अगर अकेला में somebody हो, अगर मुझे बोलना है ना किसी की किताब, तो मैं ऐसा बोलूंगी somebody's book, anybody, किसी की भी किताब, anybody's, किसी की भी किताब नहीं। जब भी वाक्य में somebody nobody आ गया, ठीक है, somebody nobody आ गया, तो हम somebody nobody में अपोस्ट्रोफी लगाएंगे ना। ओके, somebody's book या someone's book, someone's भी कर सकते हो, somebody और someone's दोनों सेम ही है। someone's book, anyone's book, तो अपोस्ट्रोफी someone's में लगेगा, somebody's में लगेगा, anybody's में लगेगा, nobody's में लगेगा, ठीक है, अपोस्ट्रोफी इसमें लगेगा। लेकिन यही somebody nobody के साथ अगर else वर्ड आ गया, यहाँ पे somebody's book मतलब किसी की किताब, और somebody's else book मतलब किसी और की किताब, ठीक है। ऐसे लिखोगे तो याद रहेगा, थ्योरी में मत लिखो ऐसा। एनीबडी एल्स, किसी और की किताब, यहाँ पे किसी की किताब एल्स लगा दिया तो मतलब किसी और की किताब, एनीबडी एल्स बुक, या किसी की भी किसी और की किताब नहीं, नोबडी एल्स बुक। अब देखो ये वाला सब रॉन्ग है। अकेला somebody nobody आ गया, अकेला somebody nobody आ गया ना, तो इसमें अपोस्ट्रोफी लगाना, ठीक है, इसी में अपोस्ट्रोफी लगाना। बट यही somebody nobody के साथ else वर्ड आ गया, तो अब अपोस्ट्रोफी somebody's में नहीं लगेगा, else's में लगेगा, इसमें नहीं लगेगा, else's में, इसमें नहीं लगेगा, else's में। कभी कभी तो दोनों में लगा देते हैं, जो कि गलत है। ऐसा लगा देंगे somebody's, else's books, लगातार दो अपोस्ट्रोफी आएगा भी नहीं, ठीक है। अकेला somebody होता तो somebody में रखती, लेकिन else आ गया तो अब तो else में रहेगा। थोड़ा करते हैं, जल्दी जल्दी लिखिए, आज यूट्यूब क्लास भी है। ठीक है, ओके। तो कुछ एग्जांपल्स होगा यहाँ पे, somebody's पर्स हैज बीन स्टोलन, किसी की पर्स चोरी हो गई, तो somebody में तो सही है। लेकिन अगर somebody के साथ else वर्ड आ गया, तो अब अपोस्ट्रोफी else's में रहेगा, ये गलत है, ये वाला सही है। ग्रामर होने के बाद आपका बैच खत्म होगा,
ठीक है, आपका बैच ग्रामर थोड़ा सा वोकैब का और चलेगा। ग्रामर वोकैब का बैच एक हफ्ता और चल जाए तो ग्रामर आपका खत्म हो जाएगा। ओके, उसके बाद आपको प्रैक्टिस बैच में शिफ्ट, प्रैक्टिस बैच भी तो आपको मिला है, वहां पे भरपूर प्रैक्टिस करना है। वैसे तो मैं नोटिफिकेशन का वेट कर रही हूँ, इस बार ना एक ऐसा बैच आएगा जिसमें सब कंबाइन रहेगा, क्रैश कोर्स आएगा। क्योंकि एग्जाम के जस्ट पहले ना बहुत लेंथी बैचेस बच्चे पसंद नहीं करते हैं, क्रैश पसंद करते हैं। जितना जल्दी हाँ रियलाइज हो जाए ना इंग्लिश ही मुझे सिलेक्शन दिलवाएगा, उतना जल्दी इजी हो जाएगा आपका काम। तो somebody's के साथ लगाना। चलो ये सब हो गया, ये भी हो गया, राम्स और सीताज हाउस वाला हो गया, मालास प्रियाज अकाउंट हो गया। हाँ, अब लिखना है, इसी बंद कर लेती हूँ, चिल्ड हो जाता है ये 2 मिनट के अंदर। हाँ, शेक्सपियर तो लिविंग पर्सन है ना, हम लिविंग पर्सन के साथ अपोस्ट्रोफी एस, जब भी लिविंग पर्सन हो, लिविंग थिंग्स हो, लिविंग थिंग्स के साथ हम अपोस्ट्रोफी एस का भी यूज करते हैं और ऑफ का भी यूज कर देते हैं, दोनों सही है। जैसे शेक्सपियर, बोलोगे मैम शेक्सपियर तो मर चुके हैं, अरे जिंदा थे तो लिविंग पर्सन थे ना। शेक्सपियर्स नॉवल ड्रामास, तो शेक्सपियर के साथ हम अपोस्ट्रोफी एस भी यूज कर देंगे और ऑफ भी यूज कर देंगे, यहां से तो एरर नहीं आएगा, दोनों सही है, द ड्रामास ऑफ शेक्सपियर। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स के साथ जनरली हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते हैं, बट कहीं कहीं पे करते भी है, इसीलिए मैं लिख रही हूं जनरली। जनरली मतलब सामान्यता, मैं ऑलवेज नहीं लिख रही हूं, जनरली। जनरली अपोस्ट्रोफी एस लिविंग थिंग्स के साथ तो हम अपोस्ट्रोफी एस का भी यूज कर देते हैं, ऑफ का भी यूज कर देते हैं, लेकिन जनरली अपोस्ट्रोफी, ट्रॉफी का स्पेलिंग देखो, जनरली अपोस्ट्रोफी एस इज नॉट यूज्ड विथ नॉन लिविंग थिंग्स। लेकिन कभी कभी नॉन लिविंग थिंग्स के साथ भी अपोस्ट्रोफी यूज होता है, कब यूज होता है वो भी मैं बताऊं। जनरली अपोस्ट्रोफी एस इज नॉट यूज्ड विथ नॉन लिविंग थिंग्स, जनरली सामान्यता अपोस्ट्रोफी एस का यूज नॉन लिविंग थिंग्स के साथ यूज नहीं होता। ये एक फेवरेट आपको प्रीवियस पेपर में मिलेगा, द फैंस ने टेबल्स लेग्स, द टेबल्स लेग्स वर ब्रोकन। जो टेबल का लेग था, टेबल का वो टूटा हुआ था, या द फैंस ब्लेड्स वर नॉट वर्किंग। फैन का जो ब्लेड होता है, पंख, नॉट वर्किंग। तो ये देखो, ये नॉन लिविंग थिंग है ना, शेक्सपियर तो लिविंग पर्सन थे तो इसके साथ तो दोनों यूज हो गया, बट टेबल का लेग नॉन लिविंग थिंग है ना, फैन का ब्लेड नॉन लिविंग थिंग है, और नॉन लिविंग थिंग के साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं होता है। तो अपोस्ट्रोफी एस हटेगा तो ऑफ भी तो लगेगा, द टेबल्स लेग्स नहीं होगा। अब बोलोगे मैम अपोस्ट्रोफी लगा देते हैं, हटा देते हैं, टेबल लेग्स लिख देते हैं, नहीं, अपोस्ट्रोफी हटता है तो ऑफ भी तो लगेगा, तभी तो पोजेशन का सेंस देगा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, द लेग्स ऑफ द टेबल। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं होगा, अपोस्ट्रोफी एस हटेगा तो ऑफ आएगा। उसी तरह अपोस्ट्रोफी एस का यूज नॉन लिविंग थिंग्स के साथ यूज नहीं होगा, तो अपोस्ट्रोफी एस हटेगा तो ऑफ का यूज होगा। टेबल्स लेग्स नहीं होगा, द लेग्स ऑफ द टेबल। ओके, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ थोड़ा जल्दी जल्दी लिख लीजिए, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं होता है, और अपोस्ट्रोफी एस हटेगा तो ऑफ लगेगा। द लेग्स, टेबल्स लेग्स नहीं होगा, द लेग्स ऑफ द टेबल। फैंस ब्लेड्स नहीं होगा, द ब्लेड्स ऑफ द फैन। ठीक है, सामान्यता तो यूज नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं,
ठीक है, बट ऐसे तो नॉन लिविंग के साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं होता है, बट देर आर सर्टेन कंडीशंस जहाँ पे हम नॉन लिविंग के साथ भी सामान्यतः यूज नहीं होता है, बट कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं जहाँ हम नॉन लिविंग के साथ भी अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर लेते हैं, बट देर आर सर्टेन कंडीशंस वेयर नॉन लिविंग थिंग्स, अब खत्म ही हो जाएगा, नॉन लिविंग थिंग्स टेक, शीट दे दूंगी और शीट बना के रखिए, कल छुट्टी है आपके, अपोस्ट्रोफी एस। ओके, ऐसे तो नहीं लेता बट कुछ कंडीशंस में ले लेता है। कब कब लेता है? जब हम वाक्य में किसी चीज का पर्सोनिफिकेशन करते हैं। पर्सोनिफिकेशन का मतलब है मानवीयकरण, ये एक फिगर ऑफ स्पीच है। पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या है? इसको हिंदी में मानवीयकरण बोलते हैं। अलंकार वगैरह आपने पढ़ा होगा, उसमें पर्सोनिफिकेशन एक फिगर ऑफ स्पीच होता है। मानवीयकरण का मतलब क्या है? when a non-living thing is compared with a living thing, किसी निर्जीव चीज को किसी सजीव चीज से कंपेयर करते हैं with a living thing, तो वहां हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर देते हैं। ठीक है, अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर देंगे। जैसे जैसे मैंने लिखा, ऐसे लिख देते हो ना, द मून्स ब्यूटी। अब आप बोलोगे मैम मून तो नॉन लिविंग थिंग है, और नॉन लिविंग थिंग के साथ कहाँ से अपोस्ट्रोफी कर दिया? द सन्स फ्यूरी, सन का गुस्सा। ठीक है, ये सब के साथ हम लोग लगा देते हैं। ठीक है, डेथ्स आईसी फिंगर्स, ये सब नॉवेल्स वगैरह में, शेक्सपियर और वो सब में यूज है। पहले आप समझ लो। आप बोलोगे मैम मून तो नॉन लिविंग थिंग है, इसके साथ कहाँ से अपोस्ट्रोफी डाल दिया? सन भी तो नॉन लिविंग थिंग है। यहाँ पे किसी फीमेल की ब्यूटी को, होता है ना कभी कभी, किसी फीमेल की ब्यूटी को हम चांद की ब्यूटी से कंपेयर करते हैं। ओके, फीमेल की ब्यूटी, और इसमें तो बॉलीवुड में इतना सारा सॉन्ग भी बना हुआ है। किसी फीमेल की ब्यूटी को चांद की ब्यूटी से कंपेयर किया जा रहा है। आप देख रहे हो, किसी फीमेल लिविंग थिंग है और किसी लिविंग थिंग को नॉन लिविंग से किया जा रहा है, मानवीयकरण किया जा रहा है। सन का फ्यूरी, फ्यूरी का मतलब है गुस्सा। जैसे आप देखते होंगे नॉवल वगैरह में, एकदम सूरज तेज, मतलब बोल रहे हैं ना सूरज की तरह दमक रहा है, मतलब ऐसा लगता है ना, जब बहुत तेज सनशाइन रहता है तो ऐसा लगता है कि सूरज देवता हम पे गुस्सा है, सूरज देवता अपना आग उगल रहे हैं। ऐसे बोलते हैं ना, सूरज देवता आग उगल रहे हैं, तो सूरज देवता गुस्सा। और एंगर एक तरह का क्या है? एंगर एक तरह का इमोशन है, और इमोशन भी तो लिविंग थिंग्स में होता है। तो अगर हमें किसी के गुस्सा को, किसी व्यक्ति के गुस्सा को दिखाना हो कि उसका गुस्सा बहुत ज्यादा है, तो हम सूरज के गुस्सा से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, आप बोलोगे मैम सूरज के अंदर इमोशन का है। हम किसी लिविंग पर्सन के इमोशंस को, गुस्से वाले इमोशन को, सूरज की तरह तेज दमक रहा था, चांद की तरह वो सुंदर थी। उसी तरह डेथ का आईसी फिंगर्स, नॉवेल्स वगैरह अगर पढ़ते होगे, पोइट्री में अगर हमें डेथ को दर्शाना होता है ना, तो ऐसा तो आपने पोइट्री में सुना होगा कि मृत्यु, डेथ उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था। ओके, या ये वो मृत्यु की तरफ बढ़ रहा था, और मृत्यु अपने ठंडे हाथों से, जैसे ठंडा, जब कोई मर जाता है तो उसका बॉडी ठंडा हो जाता है, तो ऐसा था ना कि डेथ उसे अपने आगोश में ले रहा था, डेथ उसे अपने कब्जे में ले रहा था, डेथ का फिंगर उसकी तरफ बढ़ रहा था, मतलब वो मृत्यु की तरफ बढ़ रहा। तो यहाँ भी मानवीयकरण किया जा रहा है। ठीक है, मानवीयकरण में हम अपोस्ट्रोफी एस लगा लेते हैं। लड़के की ब्यूटी को पता नहीं क्या से कंपेयर करते हैं। लड़कों का गुस्सा जो होता है ना, वो थोड़ा ज्यादा तेज होता है, तो वो सन से कर देते। सूरज देवता मेल है ना, तो पर्सोनिफिकेशन जहां किया जा रहा है, वैसे तो हम नॉन लिविंग के साथ अपोस्ट्रोफी एस का नहीं लगाते, ऐसे टेबल का लेग, फैन का ब्लेड, ये सब के साथ नहीं लगाते। बट कुछ ऐसे कंडीशंस है जहाँ पे नॉन लिविंग थिंग को किसी लिविंग थिंग से कंपेयर किया जा रहा है, इमोशंस, किसी के ब्यूटी को, किसी के गुस्सा वाले इमोशन को सन से,
डेथ उसकी तरफ अपना फिंगर, अपना हाथ बढ़ाए, डेथ उसकी तरफ धीरे धीरे चल चल कर आ रहा था। तो यहाँ लिविंग थिंग से कंपेयर कर रहे हैं। देख लिया ये? अगर नहीं छोड़ देती ना तो बस थोड़ा सा बचा रह जाता, फिर आपको दिक्कत होती। एक तो ये हो गया, टेबल्स लेग्स वाला करवा दिया, पर्सोनिफिकेशंस देखो करवा दिया। नेचर, हाँ ये भी लिख सकते हो, नेचर्स लव, प्रकृति का लव। लव एक तरह का इमोशन है, ओके। जैसे प्रकृति या धरती, ये सब को हम क्या मानते हैं? धरती माता, प्रकृति वगैरह को एज अ मदर मानते हैं। जैसे मदर का लव होता है ना, उसी तरह नेचर, प्रकृति का गोद लव, या नेचर्स लैप, नेचर के गोद में हम लोग हैं। तो यहाँ पे हम लगा देते हैं नेचर को एज अ माँ मान के, लिविंग थिंग मान के उन्होंने डाला। फिर कुछ इडियम्स और फ्रेजेस, और इडियम्स और फ्रेजेस में कभी ग्रामर का रूल फॉलो नहीं होता है, क्योंकि इडियम्स और फ्रेजेस में सब्जेक्ट वर्ब नहीं होता, तो वो ग्रामर से कोई रिलेशन है ही नहीं। कुछ फ्रेजेस है जहाँ पे हम नॉन लिविंग होते हुए भी और मानवीयकरण नहीं हो रहा है वहां भी लगा देते हैं। जैसे एट अ स्टोन्स थ्रो, एट अ स्टोन्स थ्रो एक इडियम है जिसका मतलब होता है बहुत पास। एट एन आर्म्स लेंथ, अपोस्ट्रोफी लगा देना। एट एन आर्म्स लेंथ का मतलब होता है वेरी फार, दूरी। तो कुछ फ्रेजेस है जिसमें लगा हुआ है। लास्ट पार्ट है ये। ठीक है, इसके साथ हो गया। अब आ जाओ जल्दी से लास्ट। कुछ वर्ड्स है जो टाइम और वैल्यू डिनोट करता है। अ वीक्स टाइम, एक वीक का टाइम, एक मंथ का ड्यूरेशन, 1 किलोग्राम का वेट। तो ये सब के साथ भी यूज होता है। आई थिंक बस इतना ही है। तो फाइनली दिस इज योर एंड ऑफ नाउन। नाउन चैप्टर हमने खत्म कर लिया, ओके। अब यूट्यूब क्लास भी है 11:30 बजे से। होमोनिम्स आप लोग भी देखोगे, ठीक है। जो इस बार वाला जितना नया होमोनिम्स है, नया फॉर्मेट में क्वेश्चंस बना हुआ है, वो करवाऊंगी। नाउन का शीट मुझे लग रहा है डाल दिया होगा, विकास को मैंने बोला था डाल दिया होगा। कल आपकी छुट्टी रहेगी, ठीक है। 9:30 बजे वाली क्लास भी नहीं होगी और 1 बजे वाली क्लास भी नहीं होगी, तो आप पूरे दिन फ्री हो। काइंडली ये शीट को कल ही बना के खत्म कर लेना, ताकि जब हम थर्सडे को मिले हम लोग प्रोनाउन स्टार्ट करें। डिले नहीं करना है, पूरे दिन छुट्टी है आपकी। दोनों 2-3 जो भी शीट होगा बना लीजिए, ओके। परसों मिलते हैं। 11 बजे वाला बैच है, 11 बजे वाला 11 नहीं सॉरी 1 बजे वाला बैच है, क्लोज टेस्ट है उसमें।